25 जुलाई 1973 की सर्द दोपहर, जब एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल मैच चल रहा था, तब वहां का माहौल उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड के इस प्रसिद्ध स्टेडियम में करीब 24,000 दर्शक इकट्ठा हुए थे, जो अपने पसंदीदा टीमों का जोश से समर्थन कर रहे थे। दर्शकों की आवाजों से पूरा मैदान गूंज रहा था। हर चीयर, हर तालियों की गूंज माहौल को और जीवंत बना रही थी। इन्हीं हजारों दर्शकों के बीच दो मासूम बच्चियां भी मौजूद थीं। 9 साल की जोएन रैटक्लिफ और 7 साल की किर्स्टी गॉर्डन। दोनों अपने परिवारों के साथ मैच देखने आई थीं। ये दोनों नन्ही सहेलियां एक दूसरे की बहुत करीबी थीं। उन्होंने अपने बचपन की कई यादें साथ बांटी थीं। खेल, कहानियां और छोटे-छोटे राज। उस दिन का मैच उनके लिए एक रोमांचकारी सफर जैसा था, जिसमें खेल की धड़कने, लोगों की चहलकदमी और हंसी मजाक का माहौल शामिल था। जोएन एक होशियार और खुशमिजाज बच्ची थी। उसे पढ़ाई पसंद थी, कल्पनाओं में खो जाना उसका शौक था, और अक्सर वो ही नई खेलों या कहानियों की शुरुआत करती थी। किर्स्टी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरी मासूमियत और दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी। दोनों बच्चियां एडिलेड के उपनगरों में पली बढ़ी थीं और एक दूसरे की संगत में हमेशा खुश रहती थीं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, वे अपने परिवार वालों के साथ स्टैंड में बैठकर मैदान में दौड़ते खिलाड़ियों को उत्साह से देख रही थी। ठंडी हवा में लोगों के चीयर की आवाज, रेफरी की सीटी और बैंड के संगीत की गूंज पूरे माहौल को एक त्योहार जैसा बना रही थी। ताज़ा घास की महक, गर्म पाइज़ और कॉफी की खुशबू भी हवा में घुली हुई थी। ये सब एक टिपिकल 1970 का ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल मैच दर्शा रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला हाफ खत्म हुआ, माहौल में थोड़ी अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। हाफ टाइम में दर्शक अपनी सीटों से उठकर टहलने, कुछ खाने या जान पहचान वालों से मिलने लगते थे। स्टैंड्स में भीड़ बढ़ गई थी। लोग रास्तों से गुजर रहे थे। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे। इसी हलचल और भीड़ के बीच जोएन और किर्स्टी कहीं खो गई। किसी को आज तक ठीक नहीं पता कि उन चंद मिनटों में क्या हुआ। स्टेडियम भीड़ से भरा था, हर तरफ शोर था। ऐसे में दो छोटी बच्चियां आसानी से किसी की नज़र से ओझल हो सकती थी। शायद वो किसी मिठाई के स्टॉल की तरफ गई हों, या किसी आकर्षक चीज की ओर खिंच गई हों। शायद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मस्ती में कहीं आगे निकल गईं, ये सोचे बिना कि इस भीड़ में वो कब गुम हो जाएंगी। जब उनके परिवार वालों ने महसूस किया कि बच्चियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो तुरंत बेचैनी और डर का माहौल बन गया। इधर-उधर आवाजें लगाई जाने लगी। आसपास के लोगों से पूछा गया। स्टेडियम के स्टाफ और रिश्तेदारों ने मिलकर खोज शुरू कर दी। लेकिन स्टेडियम बड़ा था, उसके कई रास्ते और कोने थे, किसी भूल भुलैया से कम नहीं। बहुत कोशिशों के बावजूद बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें स्टेडियम के उत्तरी छोर पर किसी गेट के पास या बाहरी बाड़ों के करीब देखा था, लेकिन कोई भी गवाही पक्की नहीं थी। किसी ने एक अजनबी आदमी को उनके पास देखा बताया, लेकिन उसका हुलिया साफ नहीं था और बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और स्टेडियम को लॉकडाउन कर दिया गया। पुलिस अधिकारी, स्वयंसेवक और परिवार के लोग हर कोने की तलाशी लेने लगे। लाउडस्पीकर से बच्चियों की गुमशुदगी की घोषणा की गई। लोगों से गुजारिश की गई कि अगर किसी ने कुछ देखा हो तो तुरंत बताए। स्टेडियम के बाहर जब ये खबर शहर में फैली, तो लोग भी मदद के लिए आगे आए। पार्क, गलियां, बस स्टॉप, हर जगह खोजबीन शुरू हो गई। बच्चियों की तस्वीरों वाले पोस्टर बनाए गए और शहर भर में लगाए गए। पूरा एडिलेड शहर डर, उम्मीद और उलझन के बीच घिर गया। आखिर दो बच्चियां इतने बड़े, भीड़-भाड़ वाले मैदान से अचानक कहाँ जा सकती हैं? ये सवाल हर किसी को अंदर तक हिला रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेचैनी बढ़ती गई। समुदाय एकजुट होकर प्रार्थनाएं करने लगा। मोमबत्तियां जलाई गईं, कैंडल मार्च निकले। न्यूज़ चैनलों और अखबारों ने इस दर्दनाक कहानी को देश भर में फैलाया।
लेकिन तलाश के बावजूद बच्चियां कहीं नहीं मिलीं। इस घटना ने भीड़-भाड़ वाली जगहों में बच्चों की सुरक्षा पर गहरी बहस छेड़ दी। हर माता-पिता के मन में ये डर बैठ गया, अगर इतने लोगों के बीच ऐसा हो सकता है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जोएन और किर्स्टी के परिवारों के लिए ये दिन सिर्फ चिंता के नहीं, बल्कि एक कभी न भर सकने वाले दर्द की शुरुआत थे। हर घंटी, हर दस्तक एक डर के साथ आती थी, लेकिन कोई पक्की खबर नहीं मिली। वो 2 मासूम बच्चियां आज भी गायब है। उनकी कहानी ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे रहस्यमय और दुखद गुमशुदगियों में गिनी जाती है। ये घटना सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गई कि मासूमियत कितनी नाजुक होती है और कभी-कभी सबसे रोशन जगहों में भी अंधेरे छिपे होते हैं। जोएन रैटक्लिफ और किर्स्टी गॉर्डन के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद एडिलेड शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। 25 जुलाई 1973 के उस फुटबॉल मैच की जो खुशी और जोश था, वो अब डर और अनजाने खतरे में बदल चुका था। लोग समझने लगे थे कि शायद कुछ बहुत भयानक हुआ है, और सबकी आंखों के सामने, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। पहले जो तलाशी सिर्फ स्टेडियम के अंदर तक सीमित थी, अब वो पूरे शहर में फैल चुकी थी। मोहल्लों, हाईवे और देहाती रास्तों तक पुलिस पहुंच गई थी, जैसे कोई साया शहर पर छा गया हो। पुलिस ने इस केस को पूरी गंभीरता से लिया। ये अब सिर्फ 2 लड़कियों के खोने का मामला नहीं था। वक्त गुजरने के साथ ये साफ होता गया कि ये एक अपहरण का केस हो सकता है, और अगर वाकई ऐसा था, तो हर बीतता पल उनकी सलामती की उम्मीद को और कमजोर कर रहा था। दर्जनों डिटेक्टिव्स को केस में लगाया गया, रोड ब्लॉक लगाए गए, पास की नदियों और नालों की तलाशी ली गई, और खोजी कुत्ते भी बुलाए गए। ये खबर हर अखबार, टीवी और रेडियो की हेडलाइन बन गई। हर कोई आंखें खुली रखे हुए था, कोई इशारा, कोई सुराग, कोई उम्मीद। फिर धीरे धीरे गवाहों की बातें सामने आने लगीं। एक महिला ने बताया कि उसने 2 छोटी लड़कियों को देखा था जो जोएन और किर्स्टी जैसी लग रही थीं, और उन्हें एक आदमी स्टेडियम से बाहर ले जा रहा था। उस आदमी की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच थी, गंजा सा, बिखरे कपड़े, और उसने ब्राउन जैकेट पहनी थी। लड़कियां घबराई हुई लग रही थीं, न तो रो रही थी, नहीं बिल्कुल शांत थी। उनमें से एक, शायद जोएन, उस आदमी का हाथ खींच रही थी, जैसे जाना नहीं चाहती हो। ये बयान डरावना था, लेकिन अकेला नहीं। कुछ और लोगों ने भी बताया कि उन्होंने इसी तरह का आदमी पहले भी स्टेडियम के पास बच्चों को बहलाने की कोशिश करते देखा था। कुछ गवाहों ने तो कहा कि वो पहले भी फुटबॉल मैचों में आता था, अकेला, और उन्हीं इलाकों में घूमता जहां परिवार बैठते थे, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। वो आदमी अब पुलिस जांच का मुख्य केंद्र बन चुका था। गवाहों के आधार पर स्केच बनाए गए, और पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें शुरू की। रिकॉर्ड खंगाले गए, पुराने अपराधियों से पूछताछ की गई, मानसिक अस्पतालों और होटल मोटल्स तक छानबीन की गई। कहीं भी कोई अजनबी छिपा हो सकता था, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया था। कुछ सुराग आशाजनक लगे। मैच के कुछ घंटों बाद एक आदमी को रेलवे लाइन के पास 2 छोटी लड़कियों के साथ देखा गया। एक महिला ने बताया कि उसने उस जैसे दिखने वाले आदमी को एक कार में 2 घबराई हुई लड़कियों को जबरदस्ती बैठाते देखा, एक पब्लिक टॉयलेट के पास। पर जब पुलिस वहां पहुंची, कोई सबूत नहीं मिला, न फिंगरप्रिंट्स, न कोई चीज, और सीसीटीवी तो उस जमाने में था ही नहीं। सब कुछ इंसानों की याददाश्त पर निर्भर था, और वो हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। जैसे जैसे हफ्ते और फिर महीने गुजरते गए, अलग अलग थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोग मानते थे कि लड़कियां किसी जान पहचान वाले के साथ गई होंगी। कुछ को लगता था कि कोई शिकारी, यानी कोई सीरियल क्रिमिनल, भीड़ और अफरातफरी का फायदा उठाकर उन्हें ले गया। मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। हर दिन नई हेडलाइंस, नई अफवाहें। लोग सबसे बुरे की कल्पना करने लगे। रैटक्लिफ और गॉर्डन परिवारों के लिए ये इंतजार एक दर्दनाक सजा बन गया था।
जोएन के मम्मी पापा लेस्ली और कैथलीन टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक मामूली फुटबॉल मैच दिखाने लाया था और अब वो गायब थी। किर्स्टी के माता पिता जिम और क्रिस्टीन गॉर्डन ने अपने दोस्तों पर भरोसा किया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मस्ती का दिन एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन जाएगा। दोनों परिवार मीडिया में आए, लोगों से मदद की अपील की। उन्हें विश्वास था कि कोई न कोई कुछ जरूर जानता है। किसी ने लड़कियों को देखा होगा, किसी ने उस आदमी को देखा होगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस केस की तुलना 1966 में हुई ब्यूमॉन्ट बच्चों की गुमशुदगी से होने लगी। उस केस में भी 3 भाई बहन अचानक समुंदर किनारे से गायब हो गए थे और आखिरी बार एक अजनबी आदमी के साथ देखे गए थे। वो केस कभी हल नहीं हुआ और अब लोग सोचने लगे कि क्या ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को भी यही शक था। दिन के उजाले में पब्लिक जगह से 2 बच्चों का ऐसे गायब होना, क्या ये किसी सीरियल किडनैपर की हरकत हो सकती है? समय बीतता गया और केस ठंडा पड़ गया। नए केस आए, पुलिस की टीमें बदली गई, लेकिन दोनों परिवारों ने हार नहीं मानी। कैथलीन रैटक्लिफ तो एक एक्टिविस्ट बन गई। उन्होंने बच्चा सुरक्षा और लापता लोगों के लिए जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। समाज में स्पीच दी, सरकार से गुहार की और इस केस को लोगों की यादों में जिंदा रखा। साल बीतते गए, फिर दशक गुजर गए, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। फिर भी अफवाहें चलती रहीं। कुछ अनाम चिट्ठियां आईं। किसी ने कहा लड़कियां राज्य से बाहर ले जाई गईं। किसी ने कहा उन्हें मारकर कहीं दफना दिया गया। 1980 के दशक के आखिरी सालों में एक कैदी ने पुलिस को बताया कि उसे इस केस की सच्चाई पता है। उसने कहा कि उसका एक जानने वाला इस जुर्म को कबूल कर चुका था। पुलिस ने गंभीरता से जांच की, लेकिन फिर कुछ भी साबित नहीं हो सका। जिसने जानकारी दी थी, उसके पास कोई सबूत नहीं था, और जिसने कबूल किया था, उसकी मौत हो चुकी थी। एक बार फिर केस वहीं अटक गया। फिर सालों बाद एक नया नाम सामने आया, बेवन स्पेंसर वॉन एनेम। वो 1983 में 15 साल के लड़के रिचर्ड केल्विन की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था, और उसके जुर्म एक ऐसे रहस्यमय ग्रुप से जुड़े हुए थे जो बच्चों के शोषण और अपहरण में शामिल माना जाता था। हालांकि जोएन और किर्स्टी की उम्र और जेंडर उस ग्रुप के पीड़ितों से अलग थी, लेकिन कुछ डिटेक्टिव्स को शक हुआ कि शायद इस केस में भी वो शामिल हो, लेकिन कोई पक्की सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने सब इनकार कर दिया। और सवाल अब भी वही है, क्या हुआ था उस दिन जब जोएन और किर्स्टी स्टेडियम से बाहर निकली? क्या उन्हें किसी शिकारी ने उठा लिया? क्या उन्होंने भागने की कोशिश की? क्या वो कुछ दिनों तक जिंदा थीं, या उसी दिन उन्हें मार दिया गया? ये सवाल सालों तक गूंजते रहे। 2000 के बाद एक नई उम्मीद जगी। कोल्ड केस यूनिट्स ने फिर से फाइलें देखीं। नए डीएनए टेस्ट, डिजिटल आर्काइव और प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जांच फिर से शुरू हुई। गवाहों के बयान फिर से परखे गए। नई उम्र आधारित स्केच बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। फिर भी एक बात बदल चुकी थी। जोएन और किर्स्टी की कहानी अब सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। एक याद कि इंसाफ में देरी कभी इंसाफ से इनकार नहीं बननी चाहिए। एक वजह कि हमें भूले नहीं रहना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा सुराग जो सालों से दबा हुआ हो, सच का दरवाजा खोल सकता है। साल बीत गए, लेकिन जोआन्ना रैटक्लिफ और किर्स्टी गॉर्डन की कहानी कभी पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी। उनका गायब होना ऑस्ट्रेलिया की सबसे दिल दहलाने वाली पहेलियों में से एक बनी रही, न केवल उस त्रासदी के कारण, बल्कि उसके बाद की खामोशी के कारण भी। एक शहर ने उन्हें गायब होते देखा था, एक राष्ट्र ने उनकी खोज की थी, लेकिन आधी सदी के बाद भी कोई एक डरावना सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था? सालों में कई थ्योरी सामने आई, हर एक डरावनी, हर एक अधूरी। सबसे ज्यादा पक्की थ्योरी में इस मामले को ब्यूमॉन्ट बच्चों जेन, अर्ना और ग्रांट के गायब होने से जोड़ा गया है,
जो जोआन्ना और किरस्टे से सिर्फ 7 साल पहले ग्लेनल बीच से गायब हुए थे। इन दोनों घटनाओं में बहुत समानताएं थीं। दोनों सार्वजनिक जगहों पर दिन के उजाले में हुईं। दोनों में एक से ज्यादा बच्चे शामिल थे और दोनों मामलों में गवाहों ने बच्चों के साथ एक पुरुष का वर्णन किया जो शांत था, शायद उन्हें परिचित था, लेकिन कभी पहचान नहीं पाया गया। कुछ जासूसों और अपराध विज्ञानी का मानना है कि एक ही शिकारी दोनों गायब होने के पीछे हो सकता है। उन्होंने उन तरीकों पर ध्यान दिया जिनसे बच्चे बिना संघर्ष के चले गए, जैसे कि वे मना नहीं कर रहे थे, और किस तरह से सबूत जल्दी ही खत्म हो गए। लेकिन फिर भी कोई भी सबूत, न तो फिंगरप्रिंट्स, न डीएनए, न कोई पक्का कनेक्शन कभी नहीं मिला। जैसे जैसे साल बीते, ध्यान एक और संदिग्ध की ओर गया, बेवन स्पेंसर वॉन आइनेम। वॉन आइनेम को 1984 में रिचर्ड केल्विन नाम के एक किशोर के हत्या के मामले में सजा हुई, जो एडिलेड में अपहरित हुआ, नशे में डुबाया गया और बाद में यातना देकर मारा गया। वह फैमिली मर्डर्स के सिलसिले में भी संदेह के घेरे में था, जो 1970 और 1980 के दशक के अंत में कई युवाओं की हत्या का मामला था। वॉन आइनेम के बारे में जाना गया था कि वह कमजोर युवाओं को निशाना बनाता था, उन्हें ड्रग्स देता था और कई दिनों तक कैद रखता था, फिर मार देता था। हालांकि जोआन्ना और किरस्टे उसकी सामान्य शिकार सूची में नहीं आती थीं। वे छोटी थीं, लड़कियां थीं और 1973 में गायब हुईं, जो उसके ज्ञात अपराधों से बहुत पहले की बात है। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि वह इसमें शामिल हो सकता है। शायद वो अकेला नहीं था, शायद और भी लोग थे, शायद फैमिली बड़ा, ज्यादा डरावना और ज्यादा संगठित था जितना कोई सोच सकता था। पुलिस ने वॉन आइनेम से पूछताछ की। उसने इनकार किया और फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो उसे लड़कियों से जोड़ता। 1980 के दशक के अंत में एक जेल कैदी ने दावा किया कि उसके एक साथी कैदी ने लड़कियों को मारने और उनके शवों को एडिलेड के बाहर एक दूर दराज इलाके में दफनाने की बात कबूली। जांचकर्ताओं ने इस सुराग का पीछा किया। एक बड़ी खुदाई भी हुई, लेकिन कोई अवशेष नहीं मिले। 2000 के शुरुआती वर्षों में पुलिस को एक और सुराग मिला। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उस दिन एक ग्रामीण इलाके में उस आदमी को 2 रोती लड़कियों के साथ देखा था। एक महिला ने कसम खाई कि उसने उस आदमी को सार्वजनिक शौचालय के पास देखा था, जिसमें से एक बच्ची भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी ये सुराग भी कहीं नहीं पहुंचा। बहुत समय बीत चुका था, यादें धुंधली हो चुकी थीं, रास्ता ठंडा हो गया था। तकनीक में सुधार के बावजूद डीएनए टेस्टिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, डेटा डिजिटलीकरण, कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। फाइलें डिजिटाइज की गईं, स्केच अपडेट किए गए और कोल्ड केस यूनिट्स बनाए गए, पर मामला अभी भी अनसुलझा था। ये संभव है, दर्दनाक रूप से संभव, कि जिसने जोआन्ना और किरस्टे को लिया था वो अब मर चुका हो, कि उनकी किस्मत का रहस्य उनके साथ दफन हो गया। लेकिन परिवारों के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए ये कहानी खत्म नहीं होती। 2019 में एक नई घटना ने थोड़ी उम्मीद जगाई। साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इस मामले में जानकारी देने वालों के लिए $1 मिलियन का इनाम बढ़ा दिया, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा इनामों में से एक था। उम्मीद थी कि इतने सालों बाद कोई, शायद जो कभी बोलने से डरता था, आखिरकार सामने आएगा। कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, किसी संदिग्ध का रिश्तेदार। क्योंकि कभी कभी समय की दूरी चुप्पी तोड़ देती है। कभी कभी सच का बोझ उठाना बहुत भारी हो जाता है। 2023 में लड़कियों के गायब होने की 50वीं वर्षगांठ पर देश भर से श्रद्धांजलि आई। अखबारों ने कहानी फिर से छापी, पत्रकारों ने टाइमलाइन को दोबारा जांचा, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और यूट्यूब क्रिएटर्स जैसे हम भी शामिल हुए, ताकि ये दुनिया कभी जोआन्ना और किरस्टे को भूल न पाए। और हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। वे असली लड़कियां थीं, असली जिंदगी के साथ जो मायने रखती थी। जोआन्ना रैटक्लिफ 11 साल की थी, उम्र से ज्यादा समझदार, सुरक्षात्मक, विचारशील। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बनेगी। किरस्टे गॉर्डन सिर्फ 4 साल की थी,
खेलती, हंसती, जीवन से भरी। वह गुड़ियों से प्यार करती थी और जोआन्ना का हाथ छोटी बहन की तरह पकड़े रहती थी। वे हजारों लोगों के सामने गायब हो गईं, एक देश में जहां सुरक्षा की उम्मीद थी। उनके परिवारों, माताओं, पिताओं, भाइयों, दादियों दादाओं के पास न तो कोई कब्र थी जाने के लिए, न कोई सच पकड़ने के लिए। सिर्फ 2 मुस्कुराती लड़कियों की यादें और एक खालीपन जो कभी भरा नहीं। अभी जब आप ये देख रहे हैं, हम आपको कुछ असली दिखाना चाहते हैं। यहाँ जोआन्ना रैटक्लिफ और किरस्टे गॉर्डन की एक दुर्लभ फोटो है, जो उस दुखद दिन से पहले ली गई थी। वे सिर्फ पहेली के नाम नहीं थे, वे बच्चे थे जो बहुत जल्दी ले लिए गए और अभी भी न्याय की राह देख रहे हैं। इसलिए हम आपसे दर्शकों के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर विनती करते हैं, अगर आपको कुछ भी पता हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कृपया आगे आएं। इन परिवारों को जवाब दें, चुप्पी को खत्म करें। और अगर यह कहानी आपको भी उतनी ही भयावह लगी जितनी हमें लगी, तो उनकी याद को जीवित रखने में मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल डिजिटल राजनामाज़ को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसी कहानियां लाते हैं जिन्हें दुनिया कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक आवाज होती है जो सुनने की इंतजार करती है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, सहानुभूति बनाए रखें और खोजते रहें।